पिछले 4.5 वर्ष के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी उसका निर्वहन ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेके वो आगामी चुनावों में जनता के बीच जा पाए। सर, आपने कहा उनके पास मुद्दे नहीं हैं और ना ही वो विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रहे हैं, लेकिन नहीं सहेगा राजस्थान की थीम पर भी वो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चुनिंदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहीं इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जनता उनके साथ कभी शामिल नहीं हुई और ना ही जनता ने रोष इस सरकार के प्रति दर्शाया। तो जब वो पूरी तरह से फेल हो गए, जन आक्रोश रैलियां इनकी बुरी तरह फेल हो गई, उसके बाद इनको जब कुछ सूझा नहीं तो इनके केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे सारे अधिकार छीन लिए। सर, आपने पेपर लीक का जिक्र किया। आपने कहा कई प्रदेशों में पेपर लीक हुए हैं और प्रदेश में पेपर लीक हुए उन पे आपने कड़ी कार्रवाई की, आपने ऐसा कहा। लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री विधायक ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सरकार इसमें शामिल थी, पेपर लीक जो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का हाथ था। आप ही की सरकार के विधायक ऐसा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई को पूरी तरह से निकम्मा और नाकारा मानता है, इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को आवश्यकता पड़ रही है राजस्थान में बार बार आने की। आपकी सरकार जब संकट में थी तो राजेंद्र गुड़ा साहब आपके साथ खड़े थे और वर्तमान में वही कह रहे हैं कि मेरे पास सरकार के जो 2 नंबर से जो पैसे धन का लेन देन हुआ है वो मेरे पास वो डायरी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप ही की सरकार के मंत्री जो संकट के समय आपके साथ खड़े थे, आज वो ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? जनहित के लिए हमेशा 24 घंटे 7 दिन अगर कोई तैयार रहता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहता है। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स क्या इस देश के किसी और राज्य में किसी ने देखी हैं? और एक और बात बड़ी आपको बताना चाहता हूं कि इस देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां गारंटी के साथ राहत दी जाती है। सर, आपने कहा कि हमारी सरकार 2023 के चुनाव में रिपीट होगी, उसकी बड़ी वजह हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह हैं और हमारा सुशासन है। लेकिन सर, महिला अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है और आप ही की पार्टी के विधायक ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो खुद सुरक्षित नहीं हूँ। राजेंद्र गुड़ा साहब कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में हम असफल रहे और नित नई घटनाएं आती रहती, कल की घटना, उससे पहले की भी ऐसी घटना है। क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्या आप महिला सुरक्षा में आप भी फेल रहे हैं? सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। हमने 2 बार पहले भी शासन किया है, लेकिन ये पहली मर्तबा एक ऐसा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है जहां सरकार के खिलाफ आम जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जनता ये चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो। सर, आपने कहा कि हमारी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। बिल्कुल, ये बात लोग भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो विधायक हैं उनके प्रति जनता कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कईयों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई विधायकों के प्रति जनता आक्रोशित नज़र आ रही है, चाहे जिले बने हैं इनके मामले हो या और भी कई मामले हैं जिन पे। तभी तो हो पाता है कि जब मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने अभी 1 दिन पहले बयान दिया, कहा कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इससे क्या ये समझा जाए कि 2023 में अगर भारतीय कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही होंगे और सचिन पायलट साहब को फिर से किनारे कर दिया जाएगा? कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है, हर हाल में वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। इसके वीडियो को वो किसानों के बीच शेयर करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि किसान वो कर्ज माफ़ का वादा हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ, तो 2023 में जो वादे ये करेंगे बमुश्किल पूरा करें। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब के ओएसडी श्रीमान लोकेश जी शर्मा के साथ, जो मुख्यमंत्री जी के खास माने जाते हैं, उनकी टीम के मजबूत स्तंभ के तौर पे देखे जाते हैं और अपने शालीन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। और जब भी सरकार पे संकट आया तब एक संकट मोचन के तौर पे इनकी भी भूमिका रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी श्रीमान लोकेश जी शर्मा के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान 7-7 में। नमस्कार सर, आप अक्सर कहते हैं कि 20-25 साल का मेरा राजनीतिक करियर हो चुका है, सफलतापूर्वक मैंने राजनीति की सक्रिय रूप से। सर, सबसे पहले आपका एक राजनीतिक सफ़र हम जानना चाहेंगे। आपने सुना यूनिवर्सिटी का चुनाव भी आपने लड़ा, तो सर वहाँ से आज तक का एक शॉर्टली सफ़र जानना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में हो गए हैं और जैसा कि आपने भी जानना चाहा कि शुरुआत कहाँ से की, तो छात्र जीवन से ही, जो कहते हैं कि छात्र राजनीति में हिस्सा लेते हुए आज तक का सफ़र मैंने तय किया है। 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय का मैंने चुनाव लड़ा और उस वक्त की जो छात्र राजनीति थी, मुझे लगता है वो दौर बिल्कुल अलग तरह का दौर था। वैसे छात्र नेता और वैसी छात्र राजनीति आज के इस दौर में मुझे वो दिखाई नहीं देती है। छात्र हितों के लिए संघर्षरत रहना,
लाठियाँ खाना, कैंपस में जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए आवाज़ उठाना, वीसी चैम्बर्स पे जाके धरना देना, वो तमाम तरह की गतिविधियां जो छात्र हितों के लिए छात्र जीवन में संघर्ष करते हुए हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, मुझे लगता है कि उसने हमें बहुत मजबूत बना दिया। और विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस दौर में, उस समय में जब मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद एनएसयूआई मैंने ज्वाइन की। एनएसयूआई में मैं प्रदेश का महासचिव रहा, प्रवक्ता रहा, और वो पहला एक ऐसा अवसर आया जब मेरे महासचिव काल में और जयपुर डिवीज़न का इंचार्ज रहते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की 4 सीटें एनएसयूआई के कब्जे में आई थी। वो पहला ऐसा अवसर था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र जीवन में जिस तरह से हमने छात्र राजनीति की, एनएसयूआई से जुड़े, और 2001-2 में मैं फिर पीसीसी में आ गया। पीसीसी में मीडिया कोऑर्डिनेटर में रहा, और उसके बाद से लगातार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव हुआ। 2010 में मैंने इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक्टिविटी शुरू की थी। 2012 में एक ऐसा अवसर आया कि राहुल गांधी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। उनकी टीम के यहाँ से मैसेज आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली था कि इन माध्यमों का उपयोग लेते हुए मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने एक प्रयोग शुरू किया था, सरकार हमारी थी। मैंने ये प्रयोग किया कि जब इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ऑडियंस रहती है, इतने लोग रहते हैं, और वहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं, हमारे रिश्तेदारों की बात करते हैं, या स्वयं के फ़ोटोज़ डाल के कहीं घूमने गए हैं, कहीं अच्छा खाना खाया, तो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। मैंने देखा कि इस माध्यम का सदुपयोग किया जा सकता है। उस वक्त हमारी वेलफेयर स्कीम्स जो हुआ करती थी सरकार की, मैंने प्रयोग किया कि उनको इन माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने वो जानकारियाँ सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की और फ्लैगशिप स्कीम्स की इन माध्यमों पर अपलोड करनी शुरू की, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। उस रिस्पॉन्स के बाद मेरे हौसले और बुलंद हुए। मुझे लगा कि इस माध्यम का सदुपयोग करते हुए हम हमारी प्रदेश की जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मैंने काम शुरू किया। साथ ही साथ कांग्रेस की विचारधारा को भी इन माध्यमों से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि राजस्थान में वो पहला प्रयोग था मेरे द्वारा किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सरकार के कामकाज को इन माध्यमों से प्रचारित प्रसारित किया जाने लगा, या वो शुरुआत की जाने लगी। तो धीरे धीरे 2012 में मैंने आपको जैसा कि बताया कि वो अवसर आया, मैं राहुल गांधी जी से मिल के आया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ की सारी जिम्मेदारी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की होनी चाहिए वो मुझे सौंप दी, और तब मैंने शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी का एक पेज बनाया। उस पेज का नाम था आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो पहला पेज था उनका, जिस पे हमने फेसबुक के माध्यम से इस नाम से तैयार किया और लोगों को जोड़ना शुरू किया। जैसे ही वो पेज यहाँ अस्तित्व में आया, प्रदेश की जनता जो इन माध्यमों पर एक्टिव थी, सब ने उनको फॉलो करना शुरू किया, सब ने उनको लाइक करना शुरू किया। वो एक शुरुआत थी जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का पेज बनाया और उनको सोशल मीडिया पर लेकर आए। तब से लेके आज की आप स्थिति देख रहे हैं कि देश के गिने चुने 4-5 लोगों में उनका नाम आता है कि आज इस उम्र में भी सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का किस तरह से बेहतरीन उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही, जिससे कि हम इन माध्यमों का सही उपयोग कर पाए। आपने वेलफेयर स्कीम्स का जिक्र किया और आपने कहा कि हमने प्रचारित प्रसारित किया था, हर घर तक वो पहुंचाए थे। वर्तमान में सोशल मीडिया की आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। और वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो अभी सर बिजली 100 यूनिट मुफ्त की, उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जाने लगा कि फ्यूल सरचार्ज के माध्यम से इस जेब में आपका पैसा डाल रहे हैं और उससे वापस वो निकाल रहे हैं। अभी आपने वो भी समाप्त कर दिया, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ये तो बस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, उसके लिए बस ये सब कुछ किया है और जनमानस का भला करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकती है, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 वर्ष के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी उसका निर्वहन ही नहीं किया। उन्होंने कभी भी विपक्ष की भूमिका में आकर
प्रदेश की सरकार को सकारात्मक संदेश देने का काम नहीं किया, सड़कों पे आकर जनता क्या चाहती है, जनता की मांगों को उठाने का काम नहीं किया। क्योंकि हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार ये कहा है कि सकारात्मक आलोचना अगर की जाए तो वहाँ विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। अगर आप सकारात्मक तरीके से आलोचना करेंगे तो हम हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी विपक्ष ने इस तरह की सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई और आज मात्र आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेके वो आगामी चुनावों में जनता के बीच जा पाए, तो सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं। और आरोप लगाना मुझे लगता है वो इनकी घटिया राजनीति का एक परिचायक है। पिछले 4.5 वर्ष में बहुत बार ऐसे प्रयास किए गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए गलत तथ्यों के साथ, गलत जानकारियों के साथ इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया गया। कई उदाहरण है मेरे पास, जिनमें स्वयं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तत्कालीन अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हर बार ये प्रयास करते हैं कि कैसे इस सरकार की छवि को और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि हर बार इनका ये मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया। हमने और हमारे साथियों ने सही जानकारी के साथ करारा जवाब दिया और बहुत बार इनको अपने वो कंटेंट्स, अपनी वो पोस्ट इन माध्यमों से हटानी पड़ी और ये एक्सपोज हो गए जनता के सामने कि ये झूठ बोलने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और गलत जानकारी जनता तक फैलाने का प्रयास करते हैं। मैं आज यहाँ से उन्हें इस बात के लिए पूरी तरह से आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में कम से कम उनकी झूठ की फैक्ट्री को हम चलने नहीं देंगे और उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। उनकी दाल राजस्थान में नहीं गलने देंगे। हम और हमारे साथी पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर आपने झूठ बोलने का प्रयास किया या गलत तथ्यों के साथ सरकार की और मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सर, आपने कहा उनके पास मुद्दे नहीं हैं और ना ही वो विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रहे हैं, लेकिन नहीं सहेगा राजस्थान की थीम पर भी वो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं सहेगा राजस्थान से पहले आपने देखा होगा उन्होंने एक और कैंपेन किया था, जन आक्रोश रैली। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश था, जन आक्रोश नहीं था, क्योंकि उन जन आक्रोश रैलियों में जन तो नदारद था। आक्रोश कौन कर रहा था हमें भी नहीं पता। कुछ चुनिंदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहीं इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जनता उनके साथ कभी शामिल नहीं हुई और ना ही जनता ने रोष इस सरकार के प्रति दर्शाया। तो जब वो पूरी तरह से फेल हो गए, जन आक्रोश रैलियाँ इनकी बुरी तरह फेल हो गई, उसके बाद इनको जब कुछ सूझा नहीं तो इनके केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे सारे अधिकार छीन लिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इनका केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई को पूरी तरह से निकम्मा और नाकारा मानता है। इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को आवश्यकता पड़ रही है राजस्थान में बार बार आने की। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता जो हैं इनके, वो इस प्रदेश की कमान अब अपने हाथ में ले चुके हैं, क्योंकि उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय इकाई पर बिल्कुल नहीं रहा है। तो इनके सारे कैंपेन्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। जन आक्रोश रैलियों में जन नहीं था और नहीं सहेगा राजस्थान नाम का जो इन्होंने एक कैंपेन अभी चलाया है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर ये जनता के बीच जा सकें। आपने उदाहरण दिया, भ्रष्टाचार की बात आपने कही, आपने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं। इस देश के कौन से हिस्से में, किस राज्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होती हैं? मेरा कहना यह है कि घटना होना अलग बात है और घटना के ऊपर कार्रवाई होना अलग बात है। कोई भी घटना भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या विधायक एक भी ऐसी बता दे जिन पे प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ ने इकट्ठे होकर दिल्ली में प्रदर्शन किया। किस बात को लेकर किया? कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है। अरे आपने पिछले 4 वर्षों में, जब से आप इस राजस्थान की तरफ से चुन के पार्लियामेंट में गए हैं, तो कभी राजस्थान की जनता के हितों के बारे में दिल्ली में प्रदर्शन किया क्या?
क्या आपने कभी राजस्थान की जनता की आवाज़ वहाँ संसद में उठाने का प्रयास किया क्या? लेकिन चूंकि अब आने वाले 3 महीने में राजस्थान में चुनाव हैं, आपको ये लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं, तो अब कम से कम दिल्ली में प्रदर्शन करके राजस्थान में सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जाए। सिर्फ इसी वजह से आपने वहाँ प्रदर्शन किया। आपके यहाँ की इकाई कोई काम नहीं कर पाई, किसी भी आंदोलन में सफल नहीं हो पाई, तो आप इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरा ये सीधे तौर पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सर आपने इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। सर आपने पेपर लीक का जिक्र किया, आपने कहा कई प्रदेशों में पेपर लीक हुए हैं और प्रदेश में पेपर लीक हुए उन पे आपने कड़ी कार्रवाई की, आपने ऐसा कहा, लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री विधायक ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सरकार इसमें शामिल थी, पेपर लीक जो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का हाथ था। आप ही की सरकार के विधायक ऐसा कह रहे हैं। देखिए, उन विधायक और उन मंत्रियों की क्या मंशा है ये तो वो जाने, लेकिन वो भी इस बात को पूरी तरह से जान सकते हैं या उन्हें भी ये जानकारी में होना चाहिए कि जब जब भी यहाँ कोई घटना हुई, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात की हो, किसी ने पेपर लीक की बात की हो, भ्रष्टाचार की बात की हो, तमाम घटनाओं के बाद त्वरित कार्रवाई हुई। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर इतनी त्वरित तरीके से कार्रवाई की गई हो। तो सीधे तौर पर मैं ये कहता हूँ कि सरकार बहुत संवेदनशील पूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। हर ऐसी क्रिया पे जो कि घटनाएं होती हैं उन पर कार्रवाई करके ये दर्शा रही है कि हम कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सहन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अगर कहीं अपनाई जाती है तो एकमात्र प्रदेश है राजस्थान। जब भी कोई घटना होती है, कोई केस सामने आता है, आपने देखा होगा कि तमाम तरह की, चाहे उनको निलंबन करने की कार्रवाई रही हो या उनके ऊपर एक्शन लेने की रही हो, इतने सारे केस हुए हैं, इतने सारे छापे यहाँ एसीबी के द्वारा और अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा डाले जाते हैं। तो ये कब संभव हो पाता है? तभी तो हो पाता है कि जब मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। तो इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। जो भी बात ये कहना है, मुझे लगता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, शायद इस वजह से वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो आपने कहा भ्रष्टाचार पे हम 0% टॉलरेंस हैं, हम बिल्कुल भ्रष्टाचार सहन नहीं करते, लेकिन अभी आपके सरकार जब संकट में थी तो राजेंद्र गुड़ा साहब आपके साथ खड़े थे और वर्तमान में वही कह रहे हैं कि मेरे पास सरकार के जो 2 नंबर से जो पैसे धन का लेन देन हुआ है वो मेरे पास वो डायरी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप ही की सरकार के मंत्री जो संकट के समय आपके साथ खड़े थे, आज वो ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? मैंने कहा ना कि उनकी कोई मजबूरी होगी सर ये आज के समय में कि वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि वो उस समय साथ थे जब सरकार संकट में थी। तो ये उनका अपना सोच हो सकता है, उनकी और कोई मजबूरी हो सकती है, किसी का दबाव हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है कि किस वजह से वो कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो स्वयं ही दे सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने हर घटनाओं पर त्वरित रूप से कार्रवाई की है और हमने कोई भी ऐसी घटना को बर्दाश्त करने का काम नहीं किया जिस पे कि कोई हमारे ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने पिछले 4.5 साल में प्रदेश की जनता को जो हमारी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लगातार देकर ये सिद्ध किया कि सीधे तौर पर हम जनता का कल्याण चाहते हैं। जनहित के लिए हमेशा 24 घंटे 7 दिन अगर कोई तैयार रहता है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहता है। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स क्या इस देश के किसी और राज्य में किसी ने देखी हैं? और एक और बात बड़ी आपको बताना चाहता हूं कि इस देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां गारंटी के साथ राहत दी जाती हो। एकमात्र प्रदेश है राजस्थान जहां मुख्यमंत्री गारंटी के साथ राहत देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पात्र हैं उन्हें मैं 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा। तो आपको पता है कि 2 बड़े कार्यक्रम करके उन पात्र व्यक्तियों के खाते में सीधे तौर पर वो सब्सिडी की राशि पहुंचाई गई जो हमारी गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में दी गई। तो जब वो राशि पहुंची तो हर व्यक्ति को जो पात्र था उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिला। हमने जो लंपी रोग से ग्रसित जो पशुओं की मृत्यु हो गई थी उनके लिए कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक उस किसान को जो पशुपालक किसान था
40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 175 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की। तो जो इतना संवेदनशील व्यक्ति हो, जो इतनी संवेदनशीलता से निर्णय लेता हो, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे प्रदेश की भलाई के लिए काम करता हो, तो उनके खिलाफ या उनके काम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं ये 4.5 वर्ष में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि राजस्थान में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। हमने 2 बार पहले भी शासन किया है, लेकिन ये पहली मर्तबा एक ऐसा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ सरकार के खिलाफ आम जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जनता ये चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो। जब इतने सकारात्मक संकेत हमें मिल रहे हों तो इससे अच्छी उपलब्धि हमारी क्या हो सकती है। हम लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी आम जन के कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। अभी आप देखिए, आपने बात कही बिजली के सरचार्ज की। कई जगह से इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि जो राहत आपने कही थी 100 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद, लेकिन वो जो सरचार्ज लग के आ रहा था उससे उन्हें वो महसूस नहीं हो रही थी। तो हमने सीधे तौर पर 2,500 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी, लेकिन उस व्यक्ति को राहत देगी जिसको राहत देने का वादा हमने किया है। वो सरचार्ज भी हटा दिया है। फ्यूल सरचार्ज के नाम से जो सरचार्ज लगता था उसे पूरी तरह से हटा दिया। तो अब इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है। हम आने वाले चुनावों में अपने कामकाज को लेकर ही इस प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है, भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है, हर हाल में वापसी कर रही है। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है युवा संवाद के नाम से, जिसे मैं पूरे प्रदेश भर में अपने युवा साथियों के साथ जगह जगह जाकर, हर ज़िले में पहुंचकर उनके साथ मुलाकात करता हूं, उनसे बात करता हूं और उन्हें उस बात के लिए अग्रेसिव रूप से मोटिवेट किया जाता है और प्रेरित किया जाता है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा मेरे युवा साथी उठाएं। क्योंकि वो युवा कंधे ही हैं जो इतनी मजबूती के साथ इस बीड़े को उठा सकते हैं और वो हर घर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम घर घर तक पहुंचे और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में सफल हुए तो आने वाले समय में इस सरकार की वापसी को कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा मानना है। सर, आपने कहा कि हमारी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। बिल्कुल ये बात लोग भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो विधायक हैं उनके प्रति जनता कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कईयों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई विधायकों के प्रति जनता आक्रोशित नज़र आ रही है, चाहे जिले बने हैं इनके मामले हो या और भी कई मामले हैं जिन पे। देखिए, आने वाला चुनाव राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, जन भावना के अनुसार इस प्रदेश में कई एजेंसीज़ के माध्यम से सर्वे चल रहा है और मुझे लगता है कि उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ही जन भावना को ध्यान में रखते हुए जो उम्मीदवार पूरी तरह से सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, जिसकी जीत सुनिश्चित होगी, जिसकी जीत की संभावना होगी, या जो कह सकते हैं कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसे निश्चित तौर पर पार्टी मौका देगी। और कहीं कोई छोटी मोटी किसी से नाराज़गी है तो उस नाराज़गी का परिणाम भी शायद उन लोगों को आने वाले उस समय में देखने को मिलेगा जब टिकटों का वितरण होगा। तो पूरी तरह से जिताऊ उम्मीदवार को इन सर्वेस के आधार पर जो रिपोर्ट मिलेगी उसी आधार पर उनको आगे टिकट दिया जाएगा। तो जब भी ऐसा काम होगा तो मुझे लगता है जनभावना पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ होगी जिसे पार्टी अपना एक अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी। हर व्यक्ति को हम ये कहना चाहेंगे कि प्रदेश की इस सरकार ने जो काम आज तक किए हैं अपनी जनता के लिए, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लाकर, देश के किसी राज्य ने नहीं किया। इसलिए हम अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि देख लीजिए, सरकार आपके लिए इतना सोचती है, आपके लिए इतना करती है, तो अब समय है कि आप सही निर्णय लें और एक ऐसी सरकार को बनाएं, ऐसे सरकार को मौका दें जो सिर्फ जनहित की बात करती हो, जन कल्याण की बात करती हो।
सर मणिपुर जल रहा है, वहाँ से ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोज़ आए हैं जो पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। वहाँ पे जो स्थिति चल रही है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही। सर इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं कि वहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, जान माल का जो नुकसान हो रहा है, वो क्यों बस में नहीं आ रहा, क्यों आखिर व्यवस्थित तरीके से नहीं काम कर पा रहा? देखिए, जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, वहाँ की स्थानीय सरकार और देश की सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं को रोके, ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने का हर तरह से प्रयास किया जाए। आपको पता होगा कि देश में जब मणिपुर में ये हालात लगातार देखे जा रहे हैं, हर व्यक्ति आहत है। आप किसी भी आम जन से बात करके देखिए, मणिपुर की घटनाओं से वो इतना आहत है कि ये इस देश में हो क्या रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, ना वो स्वयं वहाँ गए। तो मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी कि मणिपुर में कैसे शांति स्थापित की जाए। ये सारी जिम्मेदारी इस देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए थी कि वो मणिपुर में इन हालातों को नियंत्रित करने में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ के लोग आज जिस स्थिति से जूझ रहे हैं वो भयावह स्थिति है। तो देश की सरकारें इसीलिए होती हैं, चाहे वो आंतरिक मामले हों, देश के बाहरी मामले हों, अपनी प्रजा, अपनी देश की जनता की रक्षा करना, अपनी जनता को सकुशल रखना और उनकी जिम्मेदारी निभाना, ये हमारी सरकारों के काम होते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पूरी तरह से फेल रहे हैं। सर आपने कहा कि हमारी सरकार 2023 के चुनाव में रिपीट होगी, उसकी बड़ी वजह हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह हैं और हमारा सुशासन है। लेकिन सर महिला अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है और आप ही की पार्टी के विधायक ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो खुद सुरक्षित नहीं हूँ। राजेंद्र गुड़ा साहब कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में हम असफल रहे और नित नई घटनाएँ आती रहती, कल की घटना, उससे पहले की भी ऐसी घटना है। क्या बड़ी वजह मानते हैं, क्या आप महिला सुरक्षा में आप भी फेल रहे हैं? देखिए, आप बार बार सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। मैंने उनके लिए आपको ये कहा कि उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो क्यों इस तरीके के मजबूरी आरोप लगा भाजपा रहे की तरफ हैं। इशारा कर रहे हैं आप? अब मैं इशारा सीधे तौर पर तो किसी के लिए कह नहीं रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होंगे या किसी न किसी दबाव में भी हो सकते हैं। उनका आज क्या मानस है, क्या सोचना है, इसका जवाब तो वो स्वयं ही दे सकते हैं। आप कभी जाइए, उनसे पूछिए कि आप इसी सरकार के साथ थे, पूरी तरह से आपने इनका सहयोग किया, साथ दिया, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। और आपने महिला सुरक्षा और अपराधों की आपने बात की। मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश में घटनाएं हो जाती हैं किसी न किसी रूप में, अगर कोई घटना होती है, लेकिन हर घटना के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो आंकड़े हैं, आप नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है हमारे, उसके आंकड़े उठा के देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि इस तरह के अपराधों में जो वृद्धि दर आपको दिखाई जाती है वो उस रूप में नहीं है। आंकड़े अलग अलग रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं कि इतनी वृद्धि हो गई है, बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई अपराध घटित होता है, हम सिर्फ महिला सुरक्षा तो हमारे लिए प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा के अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर की इस प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं खराब होने दी जाती, या कभी कोई घटना हो जाती है तो तुरंत ही आप देखिए 2 घंटे में, 3 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसा कभी देखा जाता है क्या? अगर हम लोग लापरवाही बरतते या हम लोग ये सोचते कि हमारे लिए ये प्राथमिकता नहीं है, तो ऐसी कार्रवाइयाँ आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए ये मात्र आरोप हैं प्रदेश की सरकार के पास, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास और प्रदेश के गृह विभाग के पास। हर चीज़ का आपको सिलसिलेवार कब कार्रवाई की, कितनी देर में कार्रवाई की, किन किन आरोपियों को पकड़ा, कितनी कठोर कार्रवाई की, किन लोगों को किन के ऊपर चार्जशीट जो है वो उनकी दाखिल हो गई। तो ये सारी चीज़ें, सारे आपको जो आंकड़े हैं और सारी की सारी कार्रवाई जो जिस रूप में हुई हैं, वो उस विभाग से भी आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन मात्र आरोपों पर मत जाइए। प्रदेश में सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसी बात का हमें भरोसा है कि अपने बेहतरीन कामकाज की वजह से, अपनी अच्छी गवर्नेंस की वजह से और हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की वजह से हम प्रदेश में हर हाल में अपनी वापसी कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने अभी 1 दिन पहले बयान दिया, कहा कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इससे क्या ये समझा जाए कि 2023 में अगर भारतीय कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही होंगे और सचिन पायलट साहब को फिर से किनारे कर दिया जाएगा? देखिए, आपने आधा उनका बयान कहा, पूरा बयान ये था कि उनके हर शब्द का एक मायने होता है। वो जो कहते हैं बड़ा सोच समझ के कहते हैं।
तो उनके शब्दों का मायने आप लोगों को निकालने चाहिए। राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं उनको भी निकालना चाहिए कि किस रूप में वो अपनी किस बात को कह रहे हैं। और जहाँ तक बात की है कुर्सी की, उनकी एक ही मंशा है कि इस देश में कांग्रेस का झंडा बुलंद हो, इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा बुलंद हो, क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और इस पार्टी से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो अब अपने जीवन में सिर्फ एक ही अभिलाषा रखते हैं कि उनके रहते हुए इस देश में और इस प्रदेश में कांग्रेस का परचम फिर से लहराए। ये उनकी मानसिकता है, ये उनके विचार हैं, ये उनका विज़न है जो वो आगे लेकर चलते हैं। बाकी तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, वो मीडिया का काम है, वो विश्लेषकों का काम है, वो लगाते रहें। सर, आप अक्सर कहते हैं कि बीकानेर की गलियां मुझे भा गई। किस तरह से देखा जाए बीकानेर और आपके रिश्ते को? वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि बीकानेर की गलियाँ बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। और जब भी मुझे वहाँ से किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। जब भी मुझे वहाँ किसी भी आयोजन के लिए बुलाया जाता है तो मैं बेहिचक सीधा उन लोगों के बीच में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अपनापन महसूस होता है। और आगे किस रूप में क्या होगा, हालांकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और हर राजनीतिक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि वो विधानसभा में पहुंचकर एक जनसेवक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। वही अभिलाषा, वही मंशा मेरी भी है। तो ये माना जाए कि बीकानेर से आप चुनाव लड़ेंगे? ये अभी मैंने ये पूरी तरह से तो किसी को कहा कि वो कहाँ से मुझे अवसर देंगे, कहाँ से मुझे चुनाव लड़वाएंगे, कहाँ से मुझे चुनाव लड़वाना चाहेंगे, लेकिन मेरी ये अभिलाषा ज़रूर है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिले। चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी भी है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपने जब से ये कहा कहना आपने शुरू किया कि बीकानेर की गलियां मुझे भा गई, बीडी कल्ला साहब हैं, उनको बड़ी चिढ़ है इस बात से, फैसले से, कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं भी यंग हूँ, दूसरा कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव न लड़ सकता न जीत सकता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही एक बात जो थी वो उसका एक जवाब मैंने दिया था। जैसे कि आपने कहा, उन्होंने एक बार अपना एक स्टेटमेंट दिया कि बीकानेर में कोई युवा तैयार ही नहीं है चुनाव लड़ने बिल्कुल के कहा था लिए। उन्होंने। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप मौका दीजिए, युवा तैयार हैं, आप मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाइए। मैं भी युवा हूँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मैदान पूरी तरह से खाली है। तो ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। उन्हें तो आगे बढ़कर नौजवानों को अवसर देने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि आगे और लोगों को अवसर मिले, नए नए लोग आएँ, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैंने तो बस उस बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा था कि यहाँ से कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई युवा तैयार ही नहीं है। तब मैंने कहा था कि मैं तैयार हूँ, मैं युवा हूँ, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए, आप मुझे गाइड कीजिए कि यहाँ से कैसे आप मेरा सहयोग करेंगे, मैं चुनाव लड़ने आ जाता हूँ वहाँ पे। सर, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जिनकी सरकार, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये ट्रेंड चल रहा है। क्या लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट भी 10, 20, 50 सीटें ले पाएगा? इस प्रदेश में थर्ड फ्रंट का कोई रोल नहीं है। पहले भी कई बार इस तरीके के फ्रंट बने हैं, कई बार अलग अलग तरीके की पार्टियां बनी हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे का राजस्थान में कभी उस रूप में वेलकम नहीं किया गया। यहाँ की जनता जानती है कि उनको किस दल को सपोर्ट करना है, किस विचारधारा को सपोर्ट करना है। लेकिन मैं इस बार इस बात का दावा ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की वापसी होगी। जो ये कहा जाता था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस रिवाज को इस बार कांग्रेस बदलने जा रही है और हम अपने कामकाज के दम पर राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं जो जिनको लेके वो चुनाव में जा सके मैदान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अक्सर किसानों के बीच एक वीडियो शेयर करते नजर आते हैं जिनमें राहुल गांधी जी कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। इसके वीडियो को वो किसानों के बीच शेयर करते हैं और वो ये भी कहते हैं किसान, वो कर्ज माफ़ का वादा हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ, तो 2023 में जो वादे ये करेंगे मुश्किल पूरा करें। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। उन्होंने कभी डेप्थ में जाके किन किन किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं उनकी जानकारी लेनी चाहिए नहीं। सरकार के पास वो तमाम आंकड़े हैं, जितनी लाखों करोड़ों रुपए उन किसानों के कर्ज को माफ़ करने के लिए, कि उसमें दो चीज़ें थी। एक तो जो
राष्ट्रीयकृत बैंक थे और एक जो सहकारी बैंक थे, तो उनका अपना एक सिस्टम था। तो जिन जिन बैंकों का सीधे तौर पर प्रदेश के साथ एक कह सकते हैं कि अलाइनमेंट था, या जिनको ये कहा जा सकता था कि इन की तरफ से इनका ऋण माफ़ हो जाएगा, वो सारे के सारे ऋण वहाँ के माफ़ हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तमाम आंकड़े भी दिखाने चाहिए कि राजस्थान में कितने लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, लेकिन वो कुछ लोग जो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, या जो हमने बात की कि अलग बैंकों की वजह से, सहकारी बैंकों की वजह से, राष्ट्रीयकृत बैंकों की वजह से, जो उनके क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे, उनके किसी के 1, 2, 4, 5 के वीडियोस को लेके अगर वो ऐसा झूठा प्रचारित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे और प्रदेश की जनता फिर उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सर, आखिरी सवाल के साथ इंटरव्यू समाप्त करना चाहेंगे। सर, किसानों को एमएसपी मिले तो किसान खुशहाल रहता है, उनकी फसल का उनको उचित मूल्य मिल जाता है, लेकिन बाजरा सर सबसे ज़्यादा प्रदेश में होता है, उसके बावजूद हर किसान को एमएसपी नहीं मिल पाती। उनका जो बाजरा बिचौलिया खरीदते हैं और वो उनको फिर बेचते रहते हैं, तो किसान को कहीं ना कहीं आज भी एमएसपी नहीं मिल पा रही, एमएसपी पे उनकी खरीद नहीं हो पा रही उनकी फसल की। किसानों को लेकर इस प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस प्रदेश की जनता के सामने तो कम से कम है कि जब बजट हमारा आ रहा था तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात की और उनके लिए अलग से बजट लाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, जो किसानों के कहते हैं ना कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। जहाँ तक एमएसपी की बात की, तो जब भी समय आता है उनको एक एमएसपी उनकी निर्धारित की जाती है, अलग अलग जो फसलें होती हैं उनके लिए एमएसपी निर्धारित की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिलता या उनको वो एमएसपी नहीं मिलती, लेकिन कोई उनको संकलित करने का प्रयास तो करे। सिर्फ आरोप लगाने से तो काम चलता नहीं है। मैंने सीधी सीधी एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं। वो सच के साथ, तथ्य के साथ अगर आके बैठे, आंकड़े लेकर आए और प्रदेश को सीधे तौर पर ये जानकारी दे, तो हम उनके साथ हर जगह, हर मंच पर डिबेट करने को तैयार हैं। हम उनके हर झूठ का जवाब देने को तैयार हैं जो वो इस प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता इस बार उन्हें माकूल जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा? पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा और हम अपनी सरकार को वापस इस प्रदेश में लेकर आ पाएंगे जनता के सहयोग से। जनता ने हमारे कामकाज को देखा है, अब उसका आकलन करके निर्णय करने का जो समय है वो जनता के पास में है कि हम अपनी योजनाएं, हमारे कामकाज लेके ही हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमने ये आप सबके लिए किया है। तो निर्णय करने का काम, मत देने का काम जनता का है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, जनता ही माई बाप है। लोकतंत्र में जनता का मत और जनता का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन हमें इस बात का भरोसा है कि जनता हमारा इस बार ज़रूर साथ देगी। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोकेश जी शर्मा से बात की। इन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बदौलत हम सरकार रिपीट करने जाएंगे और इस बार रिवाज बदलेगा। तो देखते हैं 2023 में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, और कांग्रेस के नेता पूर्ण आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस बार रिवाज बदलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो सर, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मालिक जी।